ठीक है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सब कुछ ठीक है? ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और उसी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। गुड आफ्टरनून। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी की बात करने वाले। तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अब उसके आगे के पॉइंट्स की बात हम करने वाले। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये बात हो भी चुकी थी। नेक्स्ट है बैकबोन क्या था? सुगर फॉस्फेट। बैकबोन जो था वो सुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। स्टेप क्या है? बेस पेयर। स्टेप क्या है? बेस पेयर। इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं आपको। स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इन डीएनए प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। क्या इसका मतलब है, इसकी बात करते हैं। देखो बेसिकली है क्या, डीएनए के जब स्ट्रक्चर की बात हुई थी तो आपने बोला था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ये जो डिफरेंट पॉइंट हम लोगों ने लिखा था, इसमें कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन बना। सिंपल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया था। इसको आपने बोला सुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट। ये है सुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब यहाँ पर आप बताओ, अगर यहाँ ए है तो इधर क्या है? टी है, और यहाँ जी है तो यहाँ पर सी है, राइट। तो ये आपने बोला ये बेस पेयर, ये बेस पेयर, तो ये एक बेस पेयर है और ये दूसरा बेस पेयर। अब इनके बीच डिस्टेंस कितना था तो आपको पता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आप बताओ डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में कोई पूछ रहा है कि जब रेप्लिकेशन होता है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो डीएनए को ओपन कौन कराता है? आरएनए पॉलीमरेज कराता है बेटा। बट अभी ट्रांसक्रिप्शन तो कहीं आया नहीं है। कोई सेंस है क्या इस क्वेश्चन का? चलिए पॉइंट पे आते हैं हम लोग, है ना। पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर आपने बोला कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, सॉरी एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड दूसरे से कैसे जुड़ी है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जो स्टॉकिंग इफेक्ट है, ये सब मिल करके एक हाइड्रोफोबिक कोर बनाते हैं एनसीईआरटी की लाइन में, और ये एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड के होने की वजह से ये स्टैकिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक ये पॉइंट यहाँ पर बोला गया। स्टेप का मतलब क्या है? बेस पेयर। बेस पेयर बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर इसको हम समझें, तो आपने वो रिवॉल्विंग लैडर देखा होगा ना, वो लोहे की घुमावदार सीढ़ी जो ऊपर जाती है, ठीक है। तो अब ऐसा देखना, वो जो रेलिंग है सीढ़ी की, वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऐसे घूमते हुए, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और जिस पर हम पैर रखते हैं
जिस पर हम पैर रखते हैं, ये स्टेप हो गया। तो स्टेप बेस पेयर, यानी यहाँ पर ए होगा तो इधर टी होगा, इधर जी है तो इधर सी होगा, इधर सी है तो इधर जी होगा। इस तरह से ये डीएनए के स्ट्रक्चर की बात हो रही, तो रिवॉल्विंग लैडर की तरह डीएनए घूमता है ना, बिल्कुल। तो इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट आपने किया है। तो बेस पेयर जो है वो स्टेप्स प्रोवाइड करता है, जिस पर हम पैर रख के ऊपर जाते हैं। एक तरह समझना, वो बेस पेयर है, ए टी से, जी सी से, सी जी से, टी ए से, ऐसे पेयरिंग होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टोटल प्यूरिन इक्विवेलेंट टू टोटल पैरामिडीन, यानी जितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरामिडीन होगा। सिंपल सा, क्योंकि हमें पता है कि ए जो है वो टी से बाइंड करता है और जी जो है वो सी से बाइंड करता है। तो ए क्या है, प्यूरिन, और ये क्या है, पैरामिडीन, है ना। और जी क्या है, प्यूरिन, सी क्या है, पैरामिडीन। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरामिडीन होगा। तो यहां पर आपने बोल दिया कि ए प्लस जी इक्विवेलेंट टू सी प्लस टी, और ये है चेरेगाफ रूल। ये है चेरेगाफ रूल जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में लागू होता है। तो चेरेगाफ रूल किस में लागू होता है, चेरेगाफ रूल किस में लागू होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, कि जितना प्यूरिन होता उतना पैरामिडीन होता। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी भी बात अभी करने वाले हम लोग। स्टैकिंग इफेक्ट का मतलब बेटा कि ये एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड जब एक दूसरे के साथ आते हैं ना, तो उसके रेस्पेक्ट में बात की गई। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ही एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपको पता है कई सारे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो वो स्टैकिंग इफेक्ट एक साथ मिलकर के एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ये बोला गया। ए एडेनिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन और टी थायमिन, तो टोटल प्यूरिन इक्विवेलेंट टोटल पैरामिडीन होगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहे वो लीनियर हो चाहे वो सर्कुलर, सभी में ये लागू होता है चेरेगाफ रूल। ठीक है, अभी तो टॉपिक शुरू है, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आपने बोला इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी इक्विवेलेंट टू 1, राइट, या सी प्लस टी बाई ए प्लस जी इक्विवेलेंट टू 1। ए टी के बराबर है, या ए बाई टी इक्विवेलेंट टू 1, टी बाई ए इक्विवेलेंट टू 1, ऐसे लिखो। तो इस तरह को हम कैसे भी इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए प्लस जी ये प्यूरिन है और सी प्लस टी ये पैरामिडीन है। टोटल प्यूरिन टोटल पैरामिडीन, इस तरह की बात यहाँ पे की गई, राइट। ठीक है, दिस रूल इज नॉट अप्लाई ऑन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो सिंपल सी बात है, सिंगल स्टैंडर्ड पे अप्लाई नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ये अप्लाई होता है। अब वो डीएनए चाहे सर्कुलर हो चाहे लीनियर, अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो वहां पे चरेगाफ रूल की बात करेंगे। अब इस बात को ऐसे समझो कि मान लो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन है मान लो 10%, ठीक है, तो थायमिन कितना होगा, 10% होगा, बिल्कुल थायमिन 10% ही होगा। ठीक है, अच्छा बताओ ए और टी अगर 10-10 हो जाए तो ये टोटल कितना हो गए, 20%, बचा कितना, 80%। अब 80% में से ग्वानिन और साइटोसिन बराबर बराबर होंगे, 40 और 40% होगा, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूं, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन 5% है, थायमिन का परसेंटेज 5, ग्वानिन का परसेंटेज 45, साइटोसिन का 45, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले ही कोई टॉपिक आए तो आप क्वेश्चन मत पूछो, पहले सुनो और फिर उसके बाद जवाब दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इन सी अर्चिन डीएनए which is double stranded, 17% of the bases were shown to be the cytosine. The percentage of the other 3 bases expected to be present in this DNA, है ना। एक एग्जांपल लिया जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो क्या आप बता सकते हो 17% अगर साइटोसिन है तो बाकी परसेंटेज 17% ग्वानिन भी हो जाएगा, और बाकी जो बच गया वो एडेनिन थायमिन हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप जवाब दे सकते हो जाएगा, बोलो, कोई डाउट किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए 3.4 किलो नाइट्रोजन बेस, जब भी किलो आ जाए ना तो समझ जाना 3.4 into 1000 करना, नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट। In this DNA, 700 molecules of adenine nitrogen bases are present. Find out the number of other 3 nitrogen bases. जो बाकी 3 है उसका आपसे परसेंटेज या नंबर पूछा गया है। तो बताओ 3.4 मतलब आपने बोला कितना हो जाएगा? बिल्कुल ए ये है, टी इतना होगा, हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है, एक और क्वेश्चन। In single stranded DNA, 20% thymine is present. Find out the percentage of adenine. आप बताओ क्या चरेगाफ रूल सिंगल स्टैंडर्ड? नो, ठीक है, दैट मीन्स हम डिसाइड नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि परसेंटेज क्या होगा। आंसर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। एडेनिन 35% है, ये 20%, ये 15%, ये 30%। आप बताओ क्या यहाँ पर एडेनिन और थाइमीन इक्वल है क्या? ठीक है, नहीं है ना? अब बताओ क्या ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए है? नहीं है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड में दोनों सेम होता ना, बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो सिंगल स्टैंडर्ड इतना समझ में आ रहा। अब चूंकि थाइमीन है तो पता चल रहा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। थाइमीन है तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, और सर थाइमीन की जगह मैं यू लिख देता तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाता, राइट। ठीक है, अब देखो डबल स्टैंडर्ड में क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा टी, यहाँ लिखा जी, यहाँ लिखा सी, सब ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो यहाँ पे क्या होगा? टी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ जी होगा। तो आप अगर इसमें काउंट करोगे इस डीएनए में, तो जितनी बार एडेनिन आएगा उतनी बार थाइमिन आया होगा, जितनी बार ग्वानिन आएगा उतनी बार साइटोसिन आया होगा। ये फिक्स है, क्योंकि हमेशा ए टी से जुड़ता है और जी सी से जुड़ता है। लेकिन जैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड करोगे ये डाटा फिक्स नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रिप्रेजेंट करो ए टी जी सी। अब ए तो आ गया 3 बार और टी आया 1 बार, ये सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे इसको मैं डबल स्टैंडर्ड कर दूंगा, एडेनिन और थाइमिन का परसेंटेज बराबर हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर टी होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ पर ए होगा, ए और टी बराबर हो जाएंगे, राइट। डबल स्टैंडर्ड आरएनए में भी बेसिकली अप्लाई नहीं होता है आपका चरेगाफ रूल। उसकी कई सारी कंडीशंस हैं जो आपके सिलेबस में, इसलिए उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। एक्चुअली में जो डीएनए होता है उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होना चाहिए, वो डबल स्टैंडर्ड है उस लेंथ को कंसीडर करता है तो उसमें चरेगाफ रूल फॉलो होता है। बट वो लेंथ वाला जो डाटा है ना वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस याद रखो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चरेगाफ रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो चरेगाफ रूल के बाद नेक्स्ट है बेस रेशियो। एक पॉइंट आ गया चरेगाफ रूल के बाद बेस रेशियो। बेस रेशियो होता है ए प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी, कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज, दैट इज स्पीसीज स्पेसिफिक होता है बेस रेशियो। एक पर्टिकुलर स्पीसीज का बेस रेशियो पर्टिकुलर होता है, लेकिन किस स्पीसीज का बेस रेशियो कितना है, कि ह्यूमन का कितना है, इक्वलाई का कितना है, या पर्टिकुलर स्पीसीज का कितना है, वो हमें याद नहीं रखना। हमें ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बेस रेशियो कितना होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेस रेशियो कितना होता है ये हमें याद रखना है। इन अ डीएनए ए प्लस टी ग्रेटर देन जी प्लस सी, एटी टाइप, यानी वो डीएनए जिसमें एटी पेयरिंग ज्यादा है कंपेरिजन टू द जीसी। बेस रेशियो ऑफ एटी टाइप ऑफ डीएनए इज मोर देन 1। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने डीएनए को रिप्रेजेंट किया, ये ए टी जी ऐसे मैंने लिखा, यहाँ पर जाएगा क्या टी टी ए सी। तो क्या यहाँ पर ए टी जो है वो जीसी से ज्यादा नहीं है ना? ठीक है, तो आपने बोला इन डीएनए
कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जिसमें 80 पेयरिंग जीसी से ज्यादा होता है, और अगर ऐसा है तो आप बताओ 80 अगर जीसी, जैसे इसी डायग्राम में आप देखो 80 कितना है तो 3 है, और जीसी कितना 1 है। तो अगर 80 जीसी से ज्यादा होगा तो बेस रेशियो क्या होगा, मोर देन 1 होगा, और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, एग्जांपल यूकैरियोटिक डीएनए। और प्रोकैरियोटिक में इसका उल्टा होता है, यानी प्रोकैरियोटिक में जीसी पेयरिंग ज्यादा होती है एटी के कंपैरिजन में। डीएनए जीसी इज ग्रेटर देन जी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस टी, जीसी टाइप डीएनए बोलते हैं इसको। बेस रेशियो ऑफ जीसी टाइप इज लेस देन 1, अगर जीसी ज्यादा हो जाए, एटी कम हो जाए तो बेस रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा, और ये प्रोकैरियोटिक डीएनए में होता है। तो देखो आपको क्या याद रखना है, किसमें बेस रेशियो कितना होता है उस पर टारगेट नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक का डीएनए जीसी रेशियो वाला ज्यादा होता है उसमें, तो बेस रेशियो लेस देन 1 है, और प्रोकैरियोटिक की जगह यूकैरियोटिक की बात करते हैं उसमें 80 पेयरिंग ज्यादा है जीसी कंपैरिजन में, तो बेस रेशियो मोर देन 1 होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किसका बेस रेशियो मोर देन 1 है, तो प्रोकैरियोटिक में लेस देन 1 और यूकैरियोटिक में मोर देन 1। ठीक है, याद रखना। दूसरा आप ये बताओ, अगर मैंने ये रिप्रेजेंट किया, ये 80 है, यहाँ पे एक और डीएनए दिखा रहा हूँ जी सी ए सपोज, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ जी, यहाँ सी, यहाँ पर टी हो जाएगा। आप बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर में से मोर स्टेबल डीएनए कौन सा होगा? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ज्यादा स्टेबल सेकंड वाला। क्यों ज्यादा स्टेबल सेकंड है? क्योंकि इसमें जीसी पेयरिंग है, और आपको याद होगा जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जो जीसी डीएनए होता है जिसमें जीसी पेयरिंग ज्यादा होती है, वो डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू द एटी डीएनए, दैट मींस यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी, क्योंकि इसमें जीसी पेयरिंग ज्यादा है और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो बिल्कुल सही, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा जीसी का, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगला पॉइंट ये आ ही जाएगा आपके सामने, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन पॉइंट है, इसकी बात करें। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और डीएनए के दोनों स्ट्रिंग दूसरे से अलग हो जाएगी। ये डीनेचुरेशन क्या है, डीनेचुरेशन, ब्रेक वीक बॉन्ड। रीनेचुरेशन, फिर अगर नॉर्मल टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और डीएनए फिर पहले की तरह आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीनेचुरेशन। क्या बोलेंगे, रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके डीएनए के दोनों स्ट्रिंग को अलग करना और फिर उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो वो रीनेचुरेशन, फिर से पहले की तरह डीएनए का होना होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए थोड़ी देर पहले मैंने बोला भी था, टेम्परेचर एट विच 50% डीएनए बिकम अनवाइंड ऑलमोस्ट, कोई ये फिक्स डाटा नहीं है जिस पर डीएनए अनवाइंड खुल जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब बताओ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड ऑन जीसी कंटेंट, मोर जीसी कंटेंट मीन हायर मेल्टिंग पॉइंट। TM of GC type of DNA is greater than TM of AT type of DNA, राइट? सही है क्या? मेल्टिंग टेम्परेचर GC टाइप डीएनए का ज्यादा होगा कंपेरिजन टू द AT। क्यों? क्योंकि G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है कंपेरिजन टू द A और T जिनके बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। सही है, कोई डाउट? ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए जो स्ट्रक्चर है, ये याद होगा हमने बनाया भी था, क्या आपको याद है? ये एक सुगर फॉस्फेट बैकबोन है और ये दूसरा सुगर फॉस्फेट बैक, याद है? और एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्कस किया ही था। हेलिक्स का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स का डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेप यानी टू बेस पेयर कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डायमीटर ऑफ डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम, ये बात पहले भी हो चुकी है। At each step of ascent, the strand turn 36 डिग्री। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये मैं आपसे भी डिस्कस करता हूं, ये भी आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको डिस्कस करने के बाद
मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, 36 डिग्री क्या बोल रहे। यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है और ये देखो आप टू टर्न, ये जो टर्न आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम हेलिक्स लेंथ या पीच ऑफ डीएनए या वन टर्न ऑफ डीएनए कहते हैं। यानी यहां से लेकर के यहां तक ये एक कंप्लीट टर्न है जिसको हम वन टर्न हेलिक्स लेंथ या पीच ऑफ डीएनए कहते हैं और ये है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। अभी बताता हूं क्या है 34 एंगस्ट्रॉम। अब ये 34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और इसमें टोटल 10 बेस पेयर होंगे। कितने होंगे? 10 बेस पेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि वन टर्न ऑफ डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं तो बोलोगे 10। कितने बेस पेयर होंगे? 10 होंगे। अब आपको पता है यहाँ पर ए होगा तो इधर टी होगा, इधर जी होगा तो इधर सी होगा, इधर टी होगा तो इधर ए होगा, आपको पता है। अच्छा, एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट। तो ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि रिवॉल्विंग लैडर, वो घुमावदार जो सीढ़ी थी, उसको आप याद रखो। मैं यहां शुरुआत करता हूं। ये देखो, ये पहला बेस पेयर, ये पहला बेस पेयर, ठीक है। रिवॉल्विंग लैडर जो घुमावदार हो तो उसकी भी यहाँ पे बात करें। ये फर्स्ट बेस पेयर, ये सेकंड बेस पेयर, ठीक है। ये घुमावदार सीढ़ी, ये सेकंड, इनके बीच एंगल है 36 डिग्री का। जो इससे पीछे पॉइंट था वो 36 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट बेस पेयर, ये सेकंड बेस पेयर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, समझ रहे हो? ये रिवॉल्विंग जो लैडर है। तो इस तरह से यहां से फर्स्ट बेस पेयर होते हुए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से घूमते घूमते जो पूरा एक टर्न होता है कंप्लीट 360 डिग्री का, ये है आपका हेलिक्स लेंथ। ये आपका हेलिक्स लेंथ है जिसका डायमीटर इसका कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। और इसमें टोटल बेस पेयर कितना है? 10 बेस पेयर। एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर, वो घुमावदार लैडर की भी यहाँ पे बात हो रही है, 36 डिग्री एंगल, राइट। ओके। अब यहाँ पर 10 बेस पेयर है, तो आप बताओ 10 बेस पेयर में टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हो जाएंगे? 20। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पैरामिडीन, तो अगर प्यूरिन 10 है तो पैरामिडीन भी 10 होगा। 360 वाला फिर से बताऊं, ठीक है। बेसिकली ये बोला बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इससे पहले वाला डायग्राम ये था। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री। यानी एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप, वो रिवॉल्विंग लेटर घुमावदार, तो एक स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच का एंगल कितना है? 36 डिग्री। वो रोटेट हो रहा है 36 36 36। 10 बेस पेयर के रिकॉर्डिंग बात करो तो टोटल कितना? 360 का रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है तो क्या करना है? टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हमें पता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर यहाँ पर आप बताओ टोटल 10 बेस पेयर है तो 10 बेस पेयर इंटू 3.4 कर दें तो लेंथ कितना आ जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। वही आपने लिखा है कि एक हेलिक्स में या एक टर्न में टोटल कितने बेस पेयर होते हैं? 10। कितने? 10। तो टोटल बेस पेयर जो भी है इनटू एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा? लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना है कि लेंथ ऑफ डीएनए अगर निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम करना है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ऐसे में बना रहा हूं डीएनए, 2000 बेस पेयर, 2000 बेस पेयर प्रेजेंट है। लेंथ ऑफ डीएनए बताओ, लेंथ ऑफ डीएनए, मैंने पूछा लेंथ ऑफ डीएनए। तो क्या करोगे? 2000 बेस पर एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है, इनटू 3.4 कर दें, लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा, राइट, है ना? ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन डिस्कस की गई है, या ये बोलूं कि एनसीईआरटी ने अपने से क्वेश्चन भी पूछा है। वो क्वेश्चन क्या है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे देखो, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। जब डीएनए का हेलिक्स घूमता है तो एक मेजर ग्रुप होता है और इसके बाद माइनर, माइनर के बाद फिर मेजर, फिर माइनर, इस तरह से चलता है। मतलब जो ज्यादा गड्ढा होगा ना, ग्रुप होगा, उसको मेजर, और जो कम होगा उसको माइनर। तो मेजर माइनर मेजर माइनर, ऐसे ग्रुप चलता है यहाँ।
तो एक मेजर ग्रुप होगा, एक माइनर ग्रुप होगा, ये यहाँ पर अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं डीएनए। क्वेश्चन है, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए 2000 बेस पेयर आर प्रेजेंट, फाइंड आउट द फॉलोइंग। क्या क्या बताना आपको? नाइट्रोजन बेस। अच्छा आप बताओ, पिछले लेक्चर में एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इक्विवेलेंट टू n, number of sugar equivalent to n, number of phosphate equivalent to n, where n is the number of nitrogen base, n is the number of nitrogen base था। बताओ अगर 2000 बेस पेयर है तो नाइट्रोजन बेस कितना हो जाएगा? 4000। n की वैल्यू 4000 है, उतना ही फॉस्फेट, उतना ही शुगर। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए क्या बोला था? n-2, यानी 4000 - 2 करना होगा। बिल्कुल सही, ठीक है, समझ रहे हो ना? प्यूरिन कितना होगा पूछ रहा है, पैरामिडिन कितना होगा, न्यूक्लियोटाइड कितना होगा, फॉस्फेट कितना होगा, राइबोस शुगर कितना होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना होगा, लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगा। ये डिफरेंट पॉइंट आपसे पूछ रहा है। ये लो स्ट्रक्चर। अब बताओ, अगर जितना प्यूरिन उतना ही पैरामिडिन, राइट? न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे? याद होगा न्यूक्लियोटाइड के लिए पिछले लेक्चर में बात हुई थी, बेस पेयर इनटू 2। पिछले लेक्चर में ये इंफॉर्मेशन लिखा था आपने, बेस पेयर इनटू 2 कर दे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। फॉस्फेट कितना होगा बताओ? 4000। राइबोस शुगर, राइबोस शुगर होगा ही नहीं बेटा, डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा, राइबोस शुगर होगा ही नहीं। डीएनए की बात हो रही है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 4000, लेंथ ऑफ डीएनए निकालना हो तो क्या करोगे? 2000 बेस पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये कर लो। कोई डाउट किसी को इसमें? किसी को डाउट? ठीक है, ठीक है, यहां पर एक डाटा आपके सामने है, बेस पेयर इन सम ऑर्गेनिज्म, किसमें कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है, एनसीईआरटी का डाटा है। कोई पूछ रहा है, अगर डीऑक्सीराइबोस पूछ रहा तो आपको पता है 4000 ही होता है ना? एक डाटा है एनसीईआरटी का, याद रखना होगा। 5174 बैक्टीरियोफेज की बात करें, इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, और इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो बेस पेयर वाली बात नहीं होगी, इसलिए कितने न्यूक्लियोटाइड है वो आपने लिखा है, और ये डाटा एनसीईआरटी का तो याद रखना है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तभी देखो बेस पेयर, जहां भी बेस पेयर दिख जाए समझ लो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और नहीं है तो सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट है, ये डाटा याद रखना। ई कोलाई की बात करें, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है। हम अपनी बात करें, अब बैक्टीरिया तो हैप्लॉइड ही है, ह्यूमन की बात करें तो डिप्लॉयड भी होता है और हैप्लॉइड भी होता है। आपको पता गैमेट लेवल में हैप्लॉइड की बात कर लेते हैं। तो डिप्लॉयड में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, जबकि हैप्लॉइड में जस्ट हाफ 3.2 × 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा। तो बेसिकली ये है क्या? अच्छा ठीक है, कोई क्रोमोसोम पर आ जा रहा है, मैं क्रोमोसोम पे भी आपको बात करूं। हमारे अंदर डिप्लॉयड में टोटल क्रोमोसोम है 46, राइट? उस 46 क्रोमोसोम में जो डीएनए प्रेजेंट है, पूरा का पूरा डीएनए, उसमें बेस पेयर है 6.6 × 10⁹ ये बेस पेयर है, ये बेस पेयर है, राइट? अब बताओ, अगर मुझे लेंथ निकालना उस डीएनए का तो क्या करना होगा? अगर इस डीएनए का लेंथ निकालना होगा तो एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस मैं पता है, इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम का मल्टीप्लाई करने लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा, लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा, राइट? अब ये बात एनसीईआरटी ने अपने से बोली भी है, तो ये हम कैलकुलेशन अभी इसके बाद करने वाले हैं। अब थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि लेंथ ऑफ डीएनए निकालना हो तो क्या करना है? बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम कर लो, या अगर मीटर में कन्वर्ट करना उसको तो 3.4 × 10⁻10 मीटर कर लें। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन लिखा, किसने कितने बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, वो हमें याद रखना है।
बैक्टीरिया में कितना है, ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस में, ठीक है, हाँ 2.24 करेक्ट है, सही निकाला आपने। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन इन मीटर बोलना है। लो किसी ने निकाल भी दिया, आशुतोष जी ने 2.24 मीटर की बात भी कर ली। आपको पता लेंथ ऑफ डीएनए टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम करना, मीटर में निकालना है, तो टोटल बेस पेयर 6.6 मीटर को 9 है, 3.4 इंटू 10⁻10 मीटर कर लिया। अब यहाँ पर ये 2.24 मीटर। अब देखो ये पॉइंट मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे फिर डिस्कस करूंगा, कंसेप्ट आपसे डिस्कस कर लूं। हमारा जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में डिप्लॉयड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, राइट। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम, उस 46 क्रोमोसोम जो डीएनए प्रेजेंट है ना, उसका लेंथ है 2.24 मीटर, 2.24 मीटर। इसके कंपैरिजन में आपके न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा है, यानी न्यूक्लियस काफी छोटा है और इसमें जो डीएनए प्रेजेंट है उसका लेंथ काफी बड़ा है, 2.24 मीटर है। अब इस डीएनए को जो बड़े लेंथ का है न्यूक्लियस के अंदर अगर रखना है तो इसको फोल्ड करना होगा, फोल्ड करके और तब इसको न्यूक्लियस के अंदर रख पाते हैं। इसको बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले, जिसमें हम डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैक करने वाले, राइट। तो कॉम्पैक्ट करके न्यूक्लियस के अंदर, क्या ये आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था? कुछ यस सर, कुछ नो सर, कोई बात, पढ़ा या नहीं पढ़ा यहां भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पैकेजिंग की बात मैं करने वाला हूं। फिलहाल पॉइंट पे आते हैं, 2.24 मीटर की बात होगी, एनसीईआरटी ने बोला। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ई कोलाई के रेस्पेक्ट में। आप बताओ ई कोलाई में, अभी थोड़ी देर पहले आपने बेस पेयर की बात की, कितना बेस पेयर था ई कोलाई में? 4.6 था ना, 4.6 लिखा था ना आपने, ये देखो ये 4.6 था, ठीक है ना, 10⁻6 बेस पेयर होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसी की बात करें। लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन दिस डीएनए। अब इसमें बेस पेयर पूछ रहा है, आपने बोला बेस पेयर 4.6 × 10⁻6 होता है, आपको पता है, बट जो लेंथ होता है एग्जैक्ट वो होता है 1.56 मिलीमीटर। ई कोलाई में डीएनए का जो लेंथ होता है वो 1.56 मिलीमीटर है, बट बेसिकली ये डाटा एनसीईआरटी ने अपने से यही क्वेश्चन पूछा है, और पिछली बार तो आपको पता है सीधे सीधे ये डाटा दे के क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब शायद अपने को अलग से कोई डाटा कैलकुलेट भी नहीं करना। तो 1.36 मिलीमीटर की बात कर रहा है। अब इसी की व्याख्या में कैलकुलेट करना होगा, एग्जैक्ट 1.56 होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने 1.36 मिलीमीटर का व्याख्या करने से क्वेश्चन पूछा है। तो बताओ अगर लेंथ ऑफ डीएनए निकालना हो तो क्या करेंगे? टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट। अब आपको पता है 1.36 मिलीमीटर दिया यहाँ पे, टोटल बेस पेयर निकालना अपने को, तो क्या करना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया और फिर डिवाइडेड कर दिया 3.4 × 10⁻10 मीटर से, टोटल बेस पेयर आपको मिल जाएगा, और ये बेस पेयर मिल रहा है 4 × 10⁻6, राइट। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन अपने से पूछा जाए हम जवाब दे सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 4000 बेस पेयर प्रेजेंट है, 4000 बेस पेयर प्रेजेंट है, 4000 बेस पेयर, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, जब भी बेस पेयर होगा ना तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 8000। नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस कितना हो जाएगा? 8000, क्योंकि बेस पेयर की बात हो रही। अब मैं पूछूं, बताओ इसमें नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 2, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 2 होगा ना, फॉर्मूला था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का N-2, आपने N की वैल्यू, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस कितना बोल दिया? 8000, 8000, तो 8000 माइनस 2 करोगे तो 7998 होगा ना फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड का नंबर, और मैंने आपसे पूछा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का नंबर, तो 2 होगा, है ना। इसका मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो लीनियर था, अच्छा मैं लीनियर नहीं, एक बात और याद रखना, मैं लीनियर नहीं बोलूं तो जब तक क्वेश्चन में सर्कुलर,
सिंगल स्टैंडर्ड नहीं दिया जाएगा। आप वो बी डीएनए के स्ट्रक्चर को ही ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो डबल स्टैंडर्ड लीनियर था, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक करके ना दिया जाए। ये बात पिछले लेक्चर में हो चुकी है। बीपी का मतलब बेस पेयर बेटा, बेस पेयर। बीपी का मतलब बेस पेयर, ठीक है। हाँ बिल्कुल। कोई पूछ रहा है कि सर्कुलर में तो सर ये होता, वो तो बात पिछले लेक्चर में हो चुकी है बेटा, ठीक है। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सम वायरसेस फॉर एग्जांपल 5174 बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो लीनियर भी है और सर्कुलर भी है। लीनियर किसमें है तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए, और सर्कुलर प्रोकैरियोटिक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये लीनियर और सर्कुलर की बात हो जा रही है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग देयर आर टू टाइप ऑफ डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए, लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ठीक है। देखो राइट और लेफ्ट का मतलब क्या, कॉइलिंग इसकी किधर है, जैसे आपने बोला था रिवॉल्विंग लैडर की तरह डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसके बिहार पर आप बोलो कि राइट हैंडेड डीएनए एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए। यहां पर एग्जांपल आपने क्या लिखा, बी डीएनए, शायद इसी की बात हम अभी तक कर रहे थे, है ना। बी डीएनए बायोटिक डीएनए भी बोल सकते हो। बी डीएनए की बात हो रही थी, और दूसरा है जेड डीएनए। जेड डीएनए में जो भी डाटा आपने लिखा है ये नहीं याद होगा तो भी काम चलेगा, बट बस समझाने के लिए कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी होता है, यहां पर जेड डीएनए की बात की गई है। नहीं तो आपको याद रखना है बी डीएनए को, आपको याद रखना है बी डीएनए को, ठीक है। तो बी डीएनए राइट हैंडेड है और लेफ्ट हैंडेड जेड डीएनए होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको प्रपोज किया था मॉडल बी डीएनए का, ये बात पहले हो चुकी है। हेलिक्स का लेंथ बताओ 34 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर इतना है, मत याद रखो, ये पहले बोल दिया। नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर थे 10, यहाँ पर 12 है, मत याद रखो। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना था 3.4, यहाँ पे 3.75, मत याद रखो, चलेगा। डायमीटर कितना था 20 एंगस्ट्रॉम, डीएनए का डायमीटर कितना था 20, और यहाँ पे 13.4 है। तो हमें बेसिकली याद रखना है बी डीएनए की इंफॉर्मेशन। तो जब भी आपसे लेंथ ऑफ डीएनए पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, बी डीएनए को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। जेड डीएनए सिर्फ जेड ही नहीं होता, ए के अलावा बी भी होता है, ए भी होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, जेड होता है, डिफरेंट टाइप्स के डीएनए। लेकिन जेड क्यों मैंने बताया, यहां एक क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि जैसे बी डीएनए था, क्या इसमें सुगर फॉस्फेट बैकबोन कुछ इस तरह से हेलिकल फॉर्म में, है ना, हेलिकल फॉर्म में था। जेड डीएनए जो होता है वो इस तरह से उसका सुगर फॉस्फेट बैकबोन जिगजैग फॉर्म में होता है, जिगजैग में सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये जेड डीएनए, और यहां पर ये बी डीएनए, ये बी डीएनए। तो दो क्वेश्चन जेड डीएनए से बनता है जिसको आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी मत याद रखना। एक कि सुगर फॉस्फेट बैकबोन जिगजैग किसमें होता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन जिगजैग किसमें होता है, तो याद रखना जेड डीएनए में। और दूसरा लेफ्ट हैंडेड डीएनए जेड डीएनए। इसके अलावा जो भी पूछा जाएगा वो सब बी डीएनए से पूछा जाएगा। तो लेफ्ट हैंडेड और जिगजैग सुगर फॉस्फेट बैकबोन जेड डीएनए में है, बाकी सब कुछ याद रखना है बी डीएनए की इंफॉर्मेशन। इसी डीएनए में एक और इंफॉर्मेशन है, डबल है बेटा, सब डबल, जेड डीएनए भी डबल स्ट्रैंड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। पैलिंड्रोमिक डीएनए की बात करें, पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या समझते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से अगर सीक्वेंस। अच्छा कोई पूछ रहा जेड डीएनए मोर स्टेबल है लेस स्टेबल, क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपसे क्या बोला, जेड डीएनए के 2 पॉइंट को याद रखो, उसका तो कुछ भी मत याद रखो। बिल्कुल राइट हैंडेड क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये सीक्वेंस मैंने लिखा डीएनए का, मान लो यहाँ पे सी सी जी जी टी टी ए जी, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर ये 5 डैश, ये 3 डैश, ठीक है। यहाँ पे है जी
ए टी टी सी, ठीक है, जी ए टी टी सी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये 5-2 3 डीएनए के दोनों स्ट्रैंड दूसरे के एंटी पैरेलल है। यहाँ बताओ क्या होगा, जी ए टी टी सी। तो जब डीएनए को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम रीड करें, सपोज मैं 5-3 रीड करता हूं, तो जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस 5-3 में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वही नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस इधर भी 5-3 रीड करें तो सेम आएगा, GAATTC। यहाँ भी देख लो 5-3 GAATTC, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसको बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीड करते हैं तो दोनों तरफ नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा। आप देख लो यहाँ पर इधर से रीड करते हैं CCGG, जो भी बनाया इधर भी देख लो CCGG, सेम वही मिल रहा है सीक्वेंस, तो इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी दोनों नाइट्रोजन बेस, दोनों डीएनए पर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो ये आपने डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब इसका पैकेजिंग ऑफ डीएनए की हम बात करने वाले हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे लेंथ की बात बोली थी, उस पर आते हैं हम लोग। लेंथ की जो बात की थी, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो यूकैरियोटिक है, आप बताओ यूकैरियोटिक में डीएनए का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया, मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ, बस रफ आपसे समझाने के लिए या बातों को कंक्लूड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये सब मैं हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा। सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, बताओ हेलिक्स का डायमीटर कितना था, 20 एंगस्ट्रॉम। एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक कंप्लीट हेलिक्स लेंथ में 10 बेस पेयर, लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम। बात हो चुकी है ना, ठीक है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब कहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है और कहां पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके। अगर यहाँ पे 3 है तो क्या, और यहाँ पे मान लो 5 तो क्या 5 की तरफ फॉस्फेट और 3 की तरफ OH, ये थर्ड पोजीशन, और इधर 5 की तरफ फिफ्थ पोजीशन शुगर का, जहाँ पे फॉस्फेट था। बात हो चुकी है। तो इस तरह से हमने डीएनए के डबल स्ट्रक्चर की बात की थी। अब आपको पता है कि डीएनए का जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल बेस पेयर जो भी है उसको हमें मल्टीप्लाई कराना था 3.4 एंगस्ट्रॉम से, और अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और इसके भी यहाँ पर आपने बोला कि हमारे अंदर जो न्यूक्लियस में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट 46 क्रोमोसोम में, उसका लेंथ 2.24 मीटर है। अब इसको हमें न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है, तो टॉपिक का नाम हो गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक अगर बात करें, आप बताओ क्या प्रोकैरियोटिक में भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है तो साइटोप्लाज्म है और डीएनए वहीं पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड टर्म आप यूज करते थे, अगर याद हो आपको, न्यूक्लियोइड, है ना। तो वहां पर तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है नहीं, तो वहां पे बहुत ज्यादा पैक नहीं करना उसको, हमारी तरह हमारे अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसको पैक करना। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में भी ऐसा नहीं है कि वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड, उसकी भी पैकेजिंग होगी, लेकिन सिंपल फॉर्म में होती है। और वो पैकेजिंग कैसी होती है उसको पहले डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई, इसके अंदर डीएनए को हम पैक करते हैं। पैकेजिंग के लिए इसमें प्रेजेंट होता है पॉलीएमीन। हमारे अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में पॉलीएमीन होता है। प्रोकैरियोटिक में पॉलीएमीन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोल्डेड बाई पॉलीएमीन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये, पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए पे चार्ज कौन सा था, नेगेटिव, और ये पॉलीएमीन पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉलीएमीन के प्रेजेंस में इसकी पैकेजिंग होती है, बेसिक प्रोटीन है। यहाँ पर क्या होगा, ये पॉलीएमीन, और ये इस तरह से लार्जर लूप के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये डीएनए इसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसे ये पैक हो जाए, और ये प्रोकैरियोटिक, और इसमें इस फॉर्म में डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। ये आपको प्रेजेंट कर दिया। तो अब यहां से दो क्वेश्चन है, एक कि पॉलीएमीन पॉजिटिवली चार्ज होता है कि निगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है।
और एसिडिक है या बेसिक प्रोटीन है, तो बेसिक प्रोटीन है, बस ये याद रखो, इसके अलावा और कुछ भी हमें याद नहीं रखना। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे टारगेट ही करना था यूकैरियोटिक को, तो प्रोकैरियोटिक तो हमने इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि यूकैरियोटिक के बिहाफ पर प्रोकैरियोटिक से क्वेश्चन बनता है कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, देखो हिस्टोन प्रोटीन के कंपैरिजन में बात किया जा रहा है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो प्रोकैरियोटिक में डीएनए को पैक करता है वो कौन है, पॉलीएमिन, पॉजिटिव चार्ज, बेसिक। अब हमें यहां पर बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड होता है, 4.6 × 10⁻⁴ बेस पेयर अभी लिखा था आपने, यूकोलाई में प्रेजेंट होता है, तो डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर। अब हमें टारगेट किसको करना है, यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स का जो पैकेजिंग होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिल्कुल भी डीएनए को ध्यान रखो, डबल स्टैंडर्ड लीनियर है हमारे अंदर, हम अपनी बात कर लें। ठीक है, कोई बोला है कि सर बार बार आवाज कट जा रही है, बार बार क्लास बंद हो जा रही है, बेटा नेटवर्क इशू हो सकता है आपके यहाँ, यहाँ से तो सब कुछ क्लियर है, मुझे लगता है वॉइस क्लियर जा रही है ना सबको। ओके, तो नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, है ना। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में बेसिकली हो क्या रहता है, यूकैरियोटिक की पैकेजिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यूकैरियोटिक की पैकेजिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और पैकेजिंग का लेवल भी कई है, लेकिन हमें जो पैकेजिंग डिस्कस करना है वो बेसिकली इनिशियल लेवल पे करना है। इसके आगे की पैकेजिंग में डायग्राम आपको बनेगा, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने हायर लेवल की पैकेजिंग की बात नहीं की। तो कैसे पैकेजिंग होता है, पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर इसको समराइज कर दूंगा क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बाय हिस्टोन प्रोटीन, पैकेजिंग किससे होगी, हिस्टोन प्रोटीन से। प्रोकैरियोटिक में भी क्या हिस्टोन प्रोटीन था, नहीं था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजिंग मेनली हिस्टोन प्रोटीन से होगा, ठीक है भाई। हिस्टोन रिच इन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन, इसमें मेनली प्रेजेंट होता है, बेसिक प्रोटीन है ये। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, यानी चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, जैसे पॉलीमीन था बेसिक अमीनो एसिड, वो भी बेसिक, सॉरी बेसिक प्रोटीन था, ये भी बेसिक प्रोटीन है, और इसमें प्रेजेंट है लाइसिन और आर्जिनिन। सो हिस्टोन है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटीन है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन है, ऊपर लिखा है हिस्टोन प्रोटीन। फंक्शन क्या है इसका, डीएनए को पैक करना है, डीएनए पैकेजिंग में रोल प्ले करता है। तो बेसिकली जहां तक हिस्टोन प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होगी ना, हमें उसको मेनली टारगेट करना, वहां तक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बट पैकेजिंग उसके आगे भी होती है, वो कैसे समझते हैं। आप ये बताओ, यहां पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया डीएनए पैक्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन, और ये हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह का होता है, H1, H2, H3, H4। अब इसमें जो H2 है ना, इसमें 2 है, H2A, H2B, तो टोटल क्या हो गया, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है जो पैकेजिंग में इन्वॉल्व होने वाले, ठीक है। जो अभी इंफॉर्मेशन आपके सामने है डायग्राम में, पहले मैं उसको डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद चीजों को मैं समराइज कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन बनता है और क्या पॉइंट हमें याद रखना है। पहले जो है डायग्राम में दिख रहा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुन लो। यहाँ पे क्रोमैटिन, ये आपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखा है, ये क्रोमैटिन आप बोल रहे हो, और इसमें आपने एक टर्म यूज कर लिया न्यूक्लियोसोम। क्या है, न्यूक्लियोसोम। अब वाकई में बिट्स ऑन स्ट्रिंग मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या आप क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस समझ रहे हो, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस पता है आपको, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या होता है डिफरेंस। क्रोमैटिन, बिल्कुल, क्रोमैटिन अनकंडेंस और कंडेंस हो जाए तो क्रोमोसोम हो जाएगा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, सही बता रहे हो आप। कंडेंस फॉर्म है, यानी ये थ्रेड लाइक है, जहां पर हम क्रोमैटिन टर्म यूज कर रहे हैं, और कंडेंस हो जाए तो क्रोमोसोम टर्म यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही। तो इसमें आपने बोला बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब धागे पे जो छोटी छोटी गांठें आपको दिखती हैं वो वाकई में न्यूक्लियोसोम है, जो आपने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। और न्यूक्लियोसोम क्या है बेसिकली, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इनिशियल लेवल की पैकेजिंग है, इसमें आपने यहाँ पर न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट किया। इसमें क्या है, H2A की 2 यूनिट है, H2B की 2 यूनिट है, H3 की 2 यूनिट है और H4 की 2, यानी 2 ये ये और ये ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर।
और इसके ऊपर डीएनए को आपने यहाँ पे रैप करके दिखा। ये डीएनए हो गया, यहाँ पर ये कोर ऑफ हिस्टोन, और ये है लिंकर डीएनए। ये इसको आपने बोला क्या, ये लिंकर डीएनए जिसमें H1 हिस्टोन प्रोटीन है। ये लिंकर है जिसमें H1 हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है लिंकर डीएनए, वो भी अभी आपको समझा देता हूं मैं। तो हिस्टोन ऑक्टामर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्टोन ऑक्टामर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन अनकंडेंस, क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमैटिन अनकंडेंस, क्रोमोसोम और कंडेंस हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ भी मत पूछो बेटा, सिर्फ सुनो। समझाने के बाद फिर मैं चीजों को अपने तरीके से बताऊंगा आपको, कुछ एग्जांपल दूंगा और फिर समझाऊंगा, तो अपने आप वो चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। अभी सुनना है ऐसे। आप बताओ, ये न्यूक्लियोसोम है, ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। ठीक, ये न्यूक्लियोसोम, यानी एक न्यूक्लियोसोम में ऑक्टामर जो हिस्टोन है उसमें एच क्या क्या, कौन सा हिस्टोन होता है, कौन सा हिस्टोन नहीं होता है? H1 नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? H1 नहीं होता है। ठीक है, ऑक्टामर किससे मिलकर बना होता है? H2A की 2 यूनिट, H2B की 2 यूनिट, H3 की 2 यूनिट, H4 की 2। जो मैं बोल रहा हूं अभी उस पर टारगेट करो, उसका जवाब आप दो। आपको जो कंफ्यूजन है मुझे पता है, वो थोड़ी देर में भी दूर में कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने न्यूक्लियोसोम, तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियोसोम है ना, ये आपने यहाँ पे दिखा है, ये न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट इस तरह से न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे दिखाया है। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग जो बोल रहे हो कि जैसे ये धागा और इस पे जो ये गांठे हैं, ये वाकई में क्या न्यूक्लियोसोम ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपने रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें एक न्यूक्लियोसोम में समझना, ये बाइंडिंग प्रोटीन H1, ये जो इसके ऊपर डीएनए रैप कर रहा है, ये लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए जिसमें H1 प्रेजेंट है। H1 किसमें प्रेजेंट है? लिंकर डीएनए। A typical nucleosome contain 200 बेस पेयर। कितना? 200 बेस पेयर। ठीक है, 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट है। क्या आपको पता है हमारे अंदर टोटल बेस पेयर कितनी है? क्या आपको पता है कि हमारे अंदर टोटल बेस पेयर कितने? 6.6 × 10⁹ एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर। तो अगर मैं पूछूं कि हमारे अंदर कितने न्यूक्लियोसोम टोटल प्रेजेंट होंगे, तो 6.6 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 200, 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। यानी अगर अपने से ये पूछा गया क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन, एनसीईआरटी ने पूछा अपने से, तो कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ बेस पेयर इन डिप्लॉयड सेल 6.6 × 10⁹, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है, तो डिवाइडेड बाई 200, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.3 × 10⁷ आ जाएगा। सही है। अब इस बात को समझना, आपसे मैं पूछूं, क्या हमारे डिप्लॉयड सेल में टोटल क्रोमोसोम 46 है ना? ठीक है, ठीक है, रुकना रुकना। इन 46 क्रोमोसोम में जो डीएनए प्रेजेंट है, अगर उसको निकाल दूं तो उसका लेंथ 2.24 मीटर हो जाएगा। 2.24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब समझना बेसिक पॉइंट, इस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब मैं चाहता हूं कि इस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैक कर दूं, तो इसके लिए मैं किस प्रोटीन को यूज में ला रहा हूं? हिस्टोन प्रोटीन। किसको यूज में ला रहा हूं? हिस्टोन प्रोटीन, जो चार्ज क्या रखता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या रखता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अभी आपने एक टर्म यूज कर लिया, न्यूक्लियोसोम। आप बताओ, आज हमें पता चल गया कि वाकई में इस डिप्लॉयड सेल में 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है। शायद आज से पहले ये डाटा हम कहीं डिस्कस करते भी नहीं, और नहीं आगे डिस्कस करने वाले हैं आज के बाद। क्योंकि बेसिकली हम डिस्कशन किस लेवल पे करते हैं? क्रोमोसोम लेवल पे। हम क्रोमोसोम लेवल पे डिस्कशन करते हैं। तो वाकई में जो पैकेजिंग है ना, देखो इसको ऐसे समझो, हो क्या रहा है कि आपको याद है, कि ये जो डीएनए था, ये जो डीएनए है, इसका डायमीटर कितना है? याद है? 20 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल, या 2 नैनोमीटर। और जब ये पैक करते करते मैं क्रोमोसोम लेवल तक जाऊंगा, ऐसे याद होगा, ये क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड आप बोलते थे ना, इसकी थिकनेस इससे कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली हम इसको क्रोमोसोम तक जाना है, लेकिन क्या अभी तक हम क्रोमोसोम तक पहुंच पाए? नहीं, अभी तक हम न्यूक्लियोसोम की बात कर रहे हैं। अभी हम बात किस कर रहे हैं? न्यूक्लियोसोम। तो हो क्या रहा है, ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, समझना इस बात को। ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, और इसके ऊपर मैं डीएनए को लपेट रहा हूं, ये डीएनए को मैं लपेट रहा हूं। ठीक है,
तो इसके ऊपर जब डीएनए को मैंने लपेटा हिस्टोन ऑक्टामर में, जिसमें 2 H2A 2 H2B 2 H3 और 2 H4 है, लपेटने के बाद मान लो इसको डीएनए को मैंने रैप किया कि स्लिप ना करे, स्लिप कर सकता, स्लिप ना करे, इसको मैंने लपेट के गांठ लगा दिया, वो लिंकर डीएनए, और उस लिंकर डीएनए में प्रेजेंट है H1 हिस्टोन प्रोटीन। उसमें क्या प्रेजेंट है? H1। उसमें क्या प्रेजेंट है? H1, राइट। तो लिंकर इसको स्लिप नहीं होने देता, ये लिंकर, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियो। इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोसोम हमारे में प्रेजेंट होते हैं, टोटल 3.7 लेकिन ये तो शुरुआत है। हम तो बार बार टारगेट किसको करते हैं? क्रोमोसोम। हम तो शायद न्यूक्लियोसोम पढ़ते भी नहीं है। तो न्यूक्लियोसोम लेवल की पैकेजिंग अपने सिलेबस में मेनली है, न्यूक्लियोसोम लेवल तक की पैकेजिंग हमारे सिलेबस में है। अब न्यूक्लियोसोम के आगे भी पैकेजिंग होता है, बीच में बोलूं सोलेनॉइड, 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर के एक सोलेनॉइड बनाते हैं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। तो देखो मैं बोलता हूं, वो अभी डायग्राम आपको दिख जाएगा, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, इस तरह से बढ़ सकते हो। तो फाइनली हम कहां तक पहुंचेंगे? क्रोमोसोम। फाइनली कहां तक पहुंच जाएंगे? क्रोमोसोम तक। तो आप बताओ, इस पैकेजिंग की छोटी यूनिट क्या है? न्यूक्लियोसोम है। इस पैकेजिंग में छोटी यूनिट न्यूक्लियोसोम और बड़ी यूनिट क्रोमोसोम है। सबसे ज्यादा कंडेंस कौन है? क्रोमोसोम होगा, राइट। तो पैकेजिंग हो क्या रहा है? एक छोटा डिब्बा आपने लिया, एक छोटा डिब्बा लिया, उसको अपने बड़े डिब्बे में रख दिया। उस छोटे डिब्बा का नाम था न्यूक्लियोसोम, और बड़े डिब्बे का नाम सोलेनॉइड या क्रोमैटिड या क्रोमोसोम, ऐसे आप बोलने वाले। बताओ, एक छोटे डिब्बे को मैंने बड़े डिब्बे में रख दिया, फिर उनको एक और बड़े डिब्बे में रख दिया, फिर उनको एक और बड़े डिब्बे में रख दिया, तो फाइनली बड़ा डिब्बा आएगा, उसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा, और वो क्रोमोसोम है। वो क्रोमोसोम है। लेकिन हमें मेनली जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, अभी मैं न्यूक्लियोसोम से आगे बढ़ने वाला हूं, डायग्राम आपके सामने आने वाला है। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं आपसे पूछता हूं, उसका जवाब आपके पास है तो सब कुछ ठीक है। पहला, यूकैरियोटिक में डीएनए पैकेजिंग में क्या हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है? क्या ये बेसिक होता है? क्या इस पे चार्ज पॉजिटिव है? क्या इसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड है? लिंकर डीएनए में कौन सा हिस्टोन प्रोटीन होता है? ऑक्टामर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? H2A, H2B, H3 और H4 की दो यूनिट, राइट। हमारे सेल में, डिप्लॉयड सेल में कितने न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है? 3.3 × 10⁷। कितने न्यूक्लियोसोम है मैंने पूछा, और बोले एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर। प्रोकैरियोटिक में पैकेजिंग क्या पॉलीअमीन करता है? क्या वो भी बेसिक होता है? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या इनका जवाब आपके पास है? क्या इनका जवाब आपके पास है? ठीक है, ठीक है। तो अब ठीक है, रुकना है। अब इस पैकेजिंग को मैं आगे ले जाता हूँ, न्यूक्लियोसोम से आगे ले जाता हूँ, तो कुछ और फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप ये बताओ, सिर्फ हमें डीएनए को पैक तो नहीं करना है, उसका एक्सप्रेशन भी तो लेना है, क्योंकि आपको याद होगा जीन रखने से कैरेक्टर नहीं आता है, जीन के एक्सप्रेशन से आता है। तो पैक कर देने से उसको इनएक्टिव फॉर्म पैक थोड़े करना है, उसका एक्सप्रेशन भी जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये डीएनए जो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम का है, इसको हम पैक करते करते क्रोमोसोम तक ले जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन, ये क्रोमैटिन, आप बोल सकते हो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर होता है। सब थ्रेड लाइक है, अभी पूरी तरह से वो कंडेंस नहीं हुआ है, यहाँ थोड़ा और पैकेजिंग ज्यादा होगी, ये कंडेंस हो गया। क्रोमैटिन सोलेनॉइड बोल रहा है, जो कि 30, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम, वही न्यूक्लियोसोम से आगे पैकेजिंग सोलेनॉइड, बस नाम सुनना, याद नहीं रख। ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोफेज, ये और कंडेंस हो गया। और इसकी थिकनिंग, ये क्रोमोसोम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। इसकी थिकनिंग कितनी होगी? 1400 नैनोमीटर। तो बेसिकली जो डीएनए था, इसमें आपने बोला कि ये 2 नैनोमीटर है, पैक होते होते जब ये क्रोमोसोम लेवल तक जाता है तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाती है? 1400 नैनोमीटर। क्या लर्न करना है वो मैंने अभी पूछा, दोबारा भी अभी पूछूंगा। ठीक है, तो जब ये क्रोमोसोम क्रोमैटिन थिक होकर के फाइनली क्या बनाएगा?
क्रोमोसोम बनाएगा, तो एक टर्म आपने सुना होगा यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, याद है? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। आज वो पॉइंट भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि वाकई में यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, उसको भी डिस्कस आज कर लेंगे। तो ये इस तरह से पैक होते होते कहां तक चला जाएगा? क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम वो है जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। समझ में आ रहा है? दो क्रोमेटिन सिंगल का 700 है, सिंगल का 700 बेटा होता है। जैसे अगर मैं सिंगल बनाऊं ना तो ये 700 नैनोमीटर, 2 क्रोमेटिड वाले का 1400 हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं क्रोमोसोम लेवल की, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि क्रोमोसोम में डीएनए के साथ साथ हिस्टोन है, लेकिन सिर्फ हिस्टोन ही नहीं होता, और भी कुछ है जो आपको यहां पर अभी दिखाया जाएगा। पैक्ड बाय नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC बोला है। अब देखना, क्या प्रोकैरियोटिक में आपने बोला था नॉन हिस्टोन पॉलीमीन होता है, और अभी हिस्टोन के रिस्पेक्ट में आपने बोल दिया नॉन हिस्टोन, यानी बेसिकली हिस्टोन के सराउंडिंग में ये सारा डिस्कशन हो रहा है और उसी कंपैरिजन में कुछ बातें की जा रही हैं। तो यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन जब हायर लेवल की पैकेजिंग, ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे एट हायर लेवल, ये हायर लेवल की बात कर रही है कि अगर हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हायर लेवल की पैकेजिंग के इनिशियल में न्यूक्लियोसोम तक तो काम हिस्टोन से बन रहा है, हायर लेवल की पैकेजिंग के लिए हमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको NHC बोले, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते। अब इस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का क्या काम है, ये आपको यहां पे दिख रहा है। 3 फंक्शन है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में रोल प्ले करता है। अब बताओ, हिस्टोन का काम तो न्यूक्लियोसोम तक था ना, न्यूक्लियोसोम से जब आगे बढ़ते हैं हायर लेवल की पैकेजिंग यानी क्रोमोसोम की तरफ जब बढ़ते हैं, तो वहां पर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर, दूसरा एंजाइमेटिक रोल, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आपको पता है उसमें जो जो क्रोमोसोम पर जीन है, यानी जीन का मतलब डीएनए, उसका एक्सप्रेशन भी जरूरी है, तो उसके लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करते हैं वो आगे आपको मिलेगा। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बनाता है। वो रोल अभी आपके सामने नहीं आया है, बस ये एंजाइम का नाम आपने रखा। रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हेल्प इन जीन रेगुलेशन, हेल्प इन जीन रेगुलेशन, ये टर्म बस लिखा है, अभी समझा नहीं है। इसको समझाने में कम से कम जीन रेगुलेशन होता क्या है आपको पता है, 1.5 लेक्चर लग जाएगा जीन रेगुलेशन को समझने में, जो आगे हमें मिलेगा। बस ये याद रखो कि ये तीनों काम करता है कौन? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। कौन करेगा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में समझाता हूं, फिर सबको समराइज, मुझे पता है समराइज करना बेटा, आप परेशान ना, मुझे समराइज करना है यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन डिस्कस करने के। देखो, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन समझते हैं। जो लूजली पैक्ड है वो यूक्रोमेटिन है, और जो टाइटली पैक है वो हेटेरोक्रोमेटिन है। जो लूजली पैक है वो यूक्रोमेटिन, जो टाइटली पैक है वो हेटेरोक्रोमेटिन। या ये बोलूं, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है वो यूक्रोमेटिन, और जो इनएक्टिव है वो हेटेरोक्रोमेटिन। ये भी बोलते हैं डार्क, बिल्कुल। अगर ये डेंस पैक होगा तो डार्क होगा, और ये लूज पैक होगा तो लाइट होगा, बिल्कुल सही है। लेस हिस्टोन, यूक्रोमेटिन का पॉइंट है लेस हिस्टोन, हिस्टोन कम होता है, इसमें मोर हिस्टोन है। ये लूज पैक है, ये टाइट पैक है, ये लेस डीएनए है, मोर डीएनए, टाइट पैक है तो मोर डीएनए होगा ही। नेक्स्ट है डीएनए क्रोमेटिन स्टैंड बाई बेसिक डाई एसिटोकार्मिन। ये बोल रहा है कि हम जो क्रोमेटिन है, या ये बोलूं आगे चल के जो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम स्टेन किससे करते हैं? एसिटोकार्मिन। तो जब स्टेनिंग होता है तो कहीं पर लाइट और कहीं पर डार्क दिखता है। जो लाइट है वो यूक्रोमेटिन है, जो डार्क है वो हेटेरोक्रोमेटिन है। एक और पॉइंट, लाइट स्टेन, डार्क स्टेन। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए से बनाता है आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ पर तो आरएनए पॉलीमरेज जाएगा और इससे आपको डीएनए मिलेगा, सॉरी आरएनए मिलेगा, यानी डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, इससे आरएनए बनेगा, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बोला आपने, और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव आपने बोला, इसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव।
तो यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन खूब आप लोगों ने पूछा। आज उन सभी पॉइंट का जवाब आपको मिल रहा है कि जो लूज पैक है, स्टेनिंग में लाइट कलर दिखाई देगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, वो यूक्रोमेटिन है। और इसके रेस्पेक्ट जो डेंस है, डार्क कलर है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। तो अब मैं पैकेजिंग वाले पॉइंट को एक बार समराइज करता हूं, पैकेजिंग वाले पॉइंट को समराइज करता हूं, ध्यान देना। बेसिकली हमें यूकैरियोटिक में टारगेट करना था एक न्यूक्लियस जिसका साइज काफी छोटा है, उसमें 2.24 मीटर डीएनए लेंथ का जो है उसको हमें पैक करना है। पैक करने के लिए बेसिकली होगा क्या, अब सपोज ऐसे डीएनए है, उसको मैं अगर ये 2.23 मीटर ऐसे ले जाकर रखना चाहता तो नहीं रख सकता हूँ, उसको मैं फोल्ड करूंगा। तो फोल्डिंग करने में रोल प्ले कौन कर रहा है, हिस्टोन प्रोटीन। तो आपने बोला कि हमने हिस्टोन प्रोटीन लिया और उसके ऊपर डीएनए को रैप करना शुरू किया। तो इसमें आपने एक टर्म यूज कर लिया न्यूक्लियोसोम, इसमें लिंकर डीएनए में H1 था और ऑक्टामर में 2H2A, 2H2B, H3 और H4 था। इस तरह से आपने न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन की बात कर ली। इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोसोम, टोटल 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम हमारे डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट होंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट डीएनए के पैकेजिंग के दौरान होगी। लेकिन सेल में न्यूक्लियोसोम तो होगा नहीं, यानी न्यूक्लियोसोम की पैकेजिंग भी आगे बढ़ेगी और वो पैकेजिंग बढ़ते बढ़ते फाइनली कहां तक जाएगी, क्रोमोसोम तक जाएगी। राइट, कहां तक जाएगी, क्रोमोसोम तक जाएगी। क्रोमोसोम लेवल के पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा हमें कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको हमने शॉर्टकट में क्या बोला था, NHC बोला था। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपसे जब पैकेजिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो न्यूक्लियोसोम तक पूछा जाएगा कि लिंकर डीएनए में कौन सा हिस्टोन होता है, ऑक्टामर में कौन कौन सा हिस्टोन था, क्या ये बेसिक प्रोटीन होता है या एसिडिक प्रोटीन होता है, चार्ज कौन सा होता है, डीएनए पे चार्ज कौन सा, निगेटिव की पॉजिटिव, सबका जवाब आपके पास है? अगर है तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब एक तरीका क्या है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा, बेसिकली अब आप कर क्या रहो, अब आप करोगे क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस में जो डीएनए वाला है पोर्शन निकाल लेना और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जब अपना डाउट आएगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में इस बार प्लान क्या करेंगे कि मैं आपको बता दूंगा इस वीक में संडे को, यानी कल भी मेरी क्लास है, तो कल मैं आपको बता दूंगा कि कहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और फिर आप मॉड्यूल लेकर के आना, रेस भी पूछ सकते हो, रेस भी पूछ लेना, ठीक है, रेस भी साथ साथ पूछ लेना। तो मॉड्यूल रेस दोनों लेके आना, ठीक है। और उसके जो बाकी बच्चे क्वेश्चन बेटा वो आप 11 क्लास में पूछ ही रहे हो, उसको हम डाउट में डिस्कस कर लेंगे। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ गया इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा है। राइट, ओके। तो जब आप पैकेजिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप देखोगे मैक्सिमम न्यूक्लियोसोम तक जाते हैं तो क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी टारगेट न्यूक्लियोसोम के पैकेजिंग तक ही की। ओके, थैंक यू, थैंक यू।